नमस्कार दोस्तों। तो आज वो दिन आ गया है जिस दिन ये डिस्कस करना जरूरी हो जाता है कि रमजान के महीने में और मतदान के महीने में हमारे लिए क्या ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जब भी हम कभी भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात करते हैं तो स्पष्ट रूप से दो धर्मों के इर्द गिर्द ही बात करते हैं, एक हिंदू और दूसरा मुस्लिम। तो रमजान का महीना अभी अभी बीता है और अब मतदान के महीने आ गए हैं, जबकि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है रिटन में वो किसी धर्म विशेष की बात नहीं करती है। हाँ, ये जरूर है कि वो हर धर्म का सम्मान करती है। तो ना तो भारत देश कभी हिंदू राष्ट्र बन सकता है और ना ही ये कल्पना की जा सकती है कि भविष्य में कभी वो हिंदू राष्ट्र बन जाएगा पूर्ण रूप से। जब तक लोकतांत्रिक व्यवस्था रहेगी तब तक तो नहीं, क्योंकि भारत देश जो कि विविधताओं का देश है। तो दोस्तों, आज वो समय आ गया है जब 2024 के लोकसभा चुनाव जो है स्टार्ट हो गए हैं और ये लोकसभा चुनाव 7 फेजेस में होंगे पूरे भारत देश में, जिसका पहला जो चरण है वो 19 अप्रैल 2024 से स्टार्ट हो गया है। दूसरा जो फेज है वो 26 अप्रैल 2024 को रहेगा। तीसरे फेज का जो मतदान रहेगा वो 7 मई 2024 को रहेगा। चौथे फेज का जो मतदान रहेगा वो 13 मई 2024 को रहेगा। पांचवें फेज का मतदान 20 मई 2024 को रहेगा। छठवें फेज का मतदान 25 मई 2024 को रहेगा। सातवें फेज का मतदान 1 जून 2024 को रहेगा। तो इस तरह से हमारे पूरे चुनाव की व्यवस्था की गई है और वोट डालना आपका अधिकार है। तो इस अधिकार का उपभोग करें, ना कि दुरुपयोग करें। इस बार मेरी उन सभी लोगों से अपील है जो अपना वोट 200 रुपए, 500 रुपए, एक बोतल दारू, एक मुर्गे की कीमत में बेच देते हैं। मेरी ऐसे लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप ऐसा ना करें। वोट डालने का अधिकार आपको इसलिए नहीं दिया गया है कि आप उस वोट को इस तरह से बर्बाद करके बेच दे, बल्कि वोट डालने का अधिकार आपको इसलिए दिया गया है कि आप इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखें। आपके पास दो चीजें हैं, एक आप लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखने में अपना योगदान दें, दूसरा आप लोकतांत्रिक व्यवस्था को तानाशाह व्यवस्था में बनते हुए देखें, या वोट डाल के एक अच्छी सरकार चुन के आने वाले भविष्य को, आने वाली जनरेशन को एक अच्छा भविष्य दे सके। आप लोग देश को एक बेहतर सरकार चुन के दें और देश में हमेशा हमेशा के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखें। तो अब बात करते हैं रमजान का महीना। कहते हैं मुस्लिम धर्म में रमजान का महीना जो होता है वो बरकत का महीना होता है, और अभी अभी नवरात्र भी गई है तो कहते हैं नवरात्र जो होती है वो पुण्य कमाने का समय होता है, पुण्य कमाया जाता है। तो ये जो पुण्य कमाया जाता है या ये जो बरकत होती है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूप से पैसे से कनेक्टेड होती है, और पैसा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूप से भारत सरकार से कनेक्टेड होता है। अगर भारत सरकार आपको रोजगार नहीं प्रोवाइड कराएगी, अगर भारत सरकार आपको रोजगार नहीं दिला पा रही है या नहीं दे रही है, आपके पास पैसा नहीं आ रहा है, तो ना तो आप रमजान के महीने में बरकत कर सकते हो, ना तो नवरात्रि के पुण्य कमा सकते हो। तो अभी रमजान का महीना जो है वो बीत चुका है और मतदान का महीना आ चुका है। रमजान का महीना आपको साल में एक बार मिलता है, नवरात्रे आपको साल में 2 बार मिलती है, पर मतदान एक ऐसा समय है, मतदान का जो महीना है या मतदान का समय है वो ऐसा है कि 5 साल आपको वेट करना पड़ेगा नए मतदान का इंतजार करने के लिए। तो ऐसा ना हो कि जल्दी जल्दी में आप कुछ गलत फैसले ले लें और देश फिर से उसी गर्त में चला जाए। तो आप सोच समझ कर फैसला लीजिए। और मतदान का महीना 5 साल में एक बार आता है, तो सबसे ज्यादा जो जरूरी हो जाता है वो मतदान का महीना हो जाता है। रमजान का महीना भले ही मुस्लिम आपस में मिलकर सेलिब्रेट कर लें, पर मतदान का महीना एक ऐसा समय है जो कि हम सब भारतवासियों को मिलकर एकजुट होकर सेलिब्रेट करना पड़ेगा। तभी हमारा देश सशक्त बनेगा, तभी हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था का ढांचा जो है वो कायम बना रहे। और इस मतदान के महीने में आपको जब सरकार चुननी है तो अपना धर्म जाति को मद्दे नहीं नजर रखना है, बल्कि मुद्दों को मद्दे नजर रखना है। जो सरकार मुद्दों पे काम करती है, जो सरकार मुद्दों की बात करती है, हमको एक ऐसी सरकार चुनना है, हमको एक ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था लाना
करवाना है। अब मैं आपसे कुछ छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जिनके बेसिस पे आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप वोट कर सकते हैं, क्या पैरामीटर्स हैं जिनको देख के आपको वोट करना चाहिए। सबसे पहली बात है, मैं किसी भी पार्टी के पक्ष में या विपक्ष में बात नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ आप लोगों को एक अच्छा डिसीजन कैसे ले वो बता रही हूँ। तो हर पार्टी की अपनी एक ये वेबसाइट होती है और उस वेबसाइट पे वो अपना मैनिफेस्टो डालते हैं। तो मैनिफेस्टो मतलब होता है संकल्प पत्र। वैसे तो मैनिफेस्टो आजकल जुमला पत्र ज्यादा हो गया है, बट हमारे पास उसके अलावा कोई और ऑप्शन भी नहीं है, तो हमको उस जुमले को भी यकीनन मानना पड़ता है कि शायद ये होगा। आप जिस भी पार्टी के फेवर में है या जो भी पार्टी आपको लगता है कि अच्छी है, आप उस रिस्पेक्टेड पार्टी का मैनिफेस्टो वेबसाइट से डाउनलोड कीजिए या वेबसाइट पे जाके देखिए। जैसे बीजेपी का मैनिफेस्टो जो है वो इस तरह से है। अब अगर आपको कांग्रेस का मैनिफेस्टो देखना है तो मैं बता देती हूँ कि इस तरह से आप निकाल सकते हो। सबसे पहले आप वेबसाइट पे जाओगे, वेबसाइट पे ये मैनिफेस्टो का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से मैनिफेस्टो डाउनलोड करोगे। अब इस मैनिफेस्टो में आप पढ़ के देखो कि इनमें से कौन सी सरकार है जो आपके हित की बात कर रही है, जो आपके मुद्दों की बात कर रही है, और पिछले मैनिफेस्टो में उन्होंने जो भी कहा था वो पूरा हुआ है या नहीं हुआ है। इन चीजों का विशेष ध्यान रखना है। और दूसरी चीज, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि देश जो है वो डिक्टेटरशिप यानी तानाशाह की तरफ मूव कर रहा है। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि देश तानाशाह हो गया है। आज किसान अपनी बात नहीं कर सकता है, अपने अधिकारों की बात नहीं कर सकता है, एमएसपी की बात नहीं कर सकता है, मीडिया स्वतंत्र रूप से सवाल नहीं कर सकती है, और मीडिया के मुद्दे जो होते हैं वो आम जनता के मुद्दों से बहुत ही अलग होते हैं। मीडिया कभी ये पूछती नहीं है कि जो हमारा भारतीय रेल है, तो आखिर ट्रेन की व्यवस्था ऐसी क्यों की जाती है कि उसमें जनरल डिब्बों की संख्या कम होती है, बाकी एसी, फर्स्ट एसी की संख्या इतनी ज्यादा होती है। जनरल डिब्बों की संख्या धीरे धीरे घटाई जा रही है। एक एजुकेटेड इंसान जनरल डिब्बों में जानवरों की तरह यात्रा करता है। मीडिया कभी पूछती ही नहीं है कि ऐसा क्यों है। मुझे तो आज दिन तक एक लॉजिक क्लियर नहीं हुआ कि जब देश का जो ज्यादातर नागरिक है वो इतना अमीर नहीं है, मजदूर वर्ग है, किसान वर्ग है, उसको ट्रैवल करना है, वो एसी का 3,000 रुपए का टिकट लेके थोड़े ना ट्रैवल करेगा। एक मजदूर है, उसको 12,000 15,000 रुपए सैलरी मिलती है, परिवार के साथ जाना है, तो वो एसी का टिकट लेके थोड़े ना ट्रैवल करेगा। आज जो जनरल डब्बा होता था वो जानवरों का डब्बा हो गया है, जो रिजर्वेशन होता है वो जनरल डब्बा बन गया है। तो ये क्या होता जा रहा है देश में? आखिर जनता वोट देती है तो जनता को फैसिलिटीज क्यों नहीं मिलती है, जनता को सर्विसेज क्यों नहीं मिलती है? जनता टैक्स देती है, क्या जनता केवल देना जानती है? जनता पानी का टैक्स देती है, बिजली का टैक्स देती है, रोड टैक्स देती है, सारा टैक्स पे करती है, और उसको फैसिलिटीज क्या मिलती है? ट्रैवल आप सही से दे नहीं पा रहे हो, एजुकेशन आप दे नहीं पा रहे हो, स्वास्थ्य आप दे नहीं पा रहे हो, तो आखिर जनता को मिलता क्या है? और क्यों मीडिया इन मुद्दों पे बातें नहीं करती है कि आज देश की जो शिक्षा व्यवस्था है वो 3rd डिग्री से भी नीचे है, कि पढ़ाया कुछ और जाता है और नौकरियां देने के समय पूछा कुछ और जाता है, सिलेबस ही डिफरेंट होते हैं। आज देश में गवर्नमेंट की जितनी भी शिक्षा व्यवस्था है उसमें कहीं भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई नहीं होती है, लेकिन जब आप मार्केट में जॉब ढूंढने निकलोगे ना तो कोई भी हिंदी में आपसे इंटरव्यू नहीं लेगा। कि हाँ, कहने के लिए भारत की मातृभाषा हिंदी जरूर है, लेकिन आपको जॉब हिंदी नहीं दिलाएगी। आप अगर इंग्लिश नहीं बोल पाते हो तो वही 12-15 हजार रुपए की जॉब करना जाके। तो जब आपका इंटरव्यू सिस्टम हिंदी में नहीं होता है तो फिर पढ़ाई हिंदी में क्यों करवाते हो? और भारत देश जिसमें मैं तानाशाही या डिक्टेटरशिप की बात करती हूँ तो ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। अगर आप पुराना इतिहास उठाकर देख लो तो जब जब भी देश में पूर्ण बहुमत की सरकार आती है तो जनता की यही हालत हो जाती है। चाहे वो इंदिरा गांधी की इमरजेंसी वाली घटना हो या जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार हो, जब जब देश में पूर्ण बहुमत की सरकार आती है तो जनता की यही हालत होती है। किसान, युवा, मजदूर, आम जनता सब मजबूर हो जाती है। आज जो हमारी न्याय व्यवस्था है
वो भी निष्पक्ष नहीं रही है। तो मौजूदा हालात में जब हम डिक्टेटरशिप या तानाशाही की बात करते हैं तो एग्जाम्पल मणिपुर का भी लेते हैं। मणिपुर का जो केस हुआ, आम आदमी पार्टी के सारे लीडर्स जेल के अंदर हैं और वो भी तब जब चुनाव स्टार्ट होने वाले थे तब से लेके अब भी जेल के अंदर ही है। पार्टियों को प्रचार करने नहीं दिया जा रहा है, उनको जेल में डाल दिया जाता है। अपोजिशन को अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया जाता है, उनके बैंक अकाउंट सीज कर दिए जाते हैं। आम जनता को बेवकूफ बनाने के लिए, आम जनता से पैसा हड़पने के लिए पेपर हर बार लीक हो जाया करता है। अगर आपका पेपर लीक हो जाता है तो क्या गारंटी है कि आपका ईवीएम सही सुरक्षित है, सही सलामत है? जब एक इतना बड़ा उत्तर प्रदेश राज्य हर बार पेपर उससे लीक हो जाता है तो ईवीएम व्यवस्था कितनी सुरक्षित होगी वो तो आप लोग खुद ही अनुमान लगा सकते हो। आज जो हमारी न्याय व्यवस्था है वो भी निष्पक्ष नहीं रही है, तो इलेक्शन कितने फेयर होते होंगे वो तो आप लोग खुद ही अनुमान लगा सकते हो। तो अब हम बात करते हैं कि इन सब से बचने के लिए हमारे पास सोल्यूशन क्या है। देश लोकतांत्रिक व्यवस्था बना रहे, तानाशाही की ओर ना जाए, उससे बचने के लिए हमारे पास सोल्यूशन क्या है। ज्यादातर पिछली सरकारों में यही देखा गया है कि जब जब गठबंधन की सरकार रही है या जब जब विपक्ष मजबूत रहा है, जनता का उतना शोषण नहीं होता है जितना कि एक पूर्ण बहुमत की सरकार में होता है। क्योंकि जब पूर्ण बहुमत की सरकार होती है तो फैसले एक तरफा होने लगते हैं, वहाँ विपक्ष खत्म हो जाता है। मौजूदा हालात में देश को लगता है कि मोदी नहीं तो फिर कौन, देश के पास कोई और चेहरा ही नहीं है, ऐसी ऐसी बातें होती हैं। तो देश को ये समझना चाहिए कि मोदी नहीं तो फिर कौन में जब हम बात करते हैं तो क्यों हम ये समझते हैं कि इस पूरे देश का भार एक ही चेहरे पर रखा जाए। हम अपना विपक्ष ला सकते हैं जो कि कम से कम गलत बातों पर अपनी आवाज संसद भवन में रख सके, अन्य लोगों का पक्ष संसद भवन में रख सके। हमारी समस्या ये हो गई है कि हमारा विपक्ष इतना कमजोर हो चुका है, इतना कमजोर हो चुका है जिसकी वजह से ये देश की हालात हो रही हैं। तो जो मुझे सोल्यूशन लगता है, जिस तरह से देश की हालात हो रही हैं उस तरह से हम लोगों को अपना विपक्ष जरूर बना के रखना चाहिए। तो विपक्ष बनाने के लिए सबसे अच्छा सोल्यूशन ये है कि फैमिली में जितने भी मेंबर हैं अपने अपने अकॉर्डिंग डिस्कस करके वो अलग अलग पार्टियों को वोट कर सकते हैं ताकि हमारा विपक्ष भी बना रहे। और लोकतांत्रिक व्यवस्था या लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए, लोकतंत्र को कायम बनाए रखने के लिए देश के नागरिक के पास यही एक सोल्यूशन है कि वो अपना विपक्ष हमेशा बनाए रखे। जब भी पूर्ण बहुमत की सरकार होगी, लोकतंत्र में खतरा आता है तो विपक्ष बहुत जरूरी होता है, इसलिए विपक्ष भी बना के रखें और इस बार का वोट आप सोच समझ कर दें। तो दोस्तों इस वीडियो को आप वोट डालने से पहले जरूर देखें और अगर आपको लगता है कि आपको दूसरे लोगों को भी शेयर करना चाहिए तो उसको भी शेयर, ताकि वो भी ये वीडियो देख के सही फैसला ले सके और सही वोट दे सके, अपने वोट के अधिकार का उपयोग कर सके। नमस्कार।